बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस डिस्कशन में हम लेक्चर इंग्लिश फीमेल का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके फैक्ट्स के बारे में भी देखेंगे, कितने लोग रिकमेंड हुए, कितने नॉट रिकमेंडेड, फेलियर की कॉजेज। इसके अलावा हमारे साथ इस वीडियो में जो टॉपर हैं शीज़ा रहमीन, वो भी मौजूद हैं। शीज़ा रहमीन से भी पूछेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या वजह है, उनके साथ इंटरव्यू में कैसे क्या मामलात रहे, किस तरह से उन्होंने आंसर किए। और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर है उनका, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त उनकी रही। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के हम चलते हैं, इस जो है वो टॉपिक पे बात करते हैं। तकरीबन 20,560 लोगों ने तकरीबन जो है वो अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। और ये आपके सामने उसका फिगर आ रहा है 20,560, और जिसमें रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने वाले 458 लोग थे। वैकेंसीज जो ओपन मेरिट पे थी वो 225 थी। टोटल जो वैकेंसीज थी वो तकरीबन 249 थी, जिसमें 12 डिसेबल कोटे की और 12 माइनॉरिटी कोटे की थी। अब जो सीट्स थी वो 249, लेकिन ओपन मेरिट में 225 और पास कैंडिडेट्स 458, यानी एक बहुत कम तादाद है जो लोगों की जो है वो पास हुई है। अब इसमें जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है ना, वो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो है वो उनकी तादाद जो है वो 225 के करीब है। अब आगे चलकर हम मजीद देखते हैं कि क्या जो है वो बात रहती है। क्लोजिंग मेरिट जो रहा है वो 115 जो है उसकी 115.82 रहा है, यानी जो लास्ट खातून है जिनका 225 मेरिट रहा है, उनका क्लोजिंग मेरिट जो है वो 115.82 के लगभग है, यानी एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। अ, जो टॉप मेरिट है वो 144 है। और जो फेल हुए कैंडिडेट्स वो 45 है। मेल में 33 कैंडिडेट हुए थे और फीमेल में 45। हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम तादाद है फेल होने वालों की, और इनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि फेल होने की बड़ी वजह क्या है। नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स 166 हैं। हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में 84 रहे हैं, मेल में भी 84 ही रहे हैं। मिनिमम मार्क्स जो इंटरव्यू में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट के नजर आए हैं मुझे, वो 64 है। मिनिमम एकेडमिक्स जो मुझे नजर आया वो 24.21 है, जबकि मेल में 21 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, इसके बाद जो हाईएस्ट जो रिटर्न है वो 64 है। हाईएस्ट रिटर्न 64, और मेल में हमारे पास ये 65 थे। और हाईएस्ट एकेडमिक 33.44 है, मेरिट नंबर 19 के आयनल जहरा के। उनके भी बड़ा अच्छा जो है उनका एक्सपीरियंस रहा। रिकमेंडेड कैंडिडेट 227, जिसमें ओपन मेरिट के 225 है। ये तो रहे फैक्ट्स वगैरह। अब हम चलते हैं मजीद आगे जाकर बात करते हैं कि मेरे पास पढ़ने वाले कितने लोग पास हुए, कितने रिकमेंड हुए। देखिए, गाइडेंस के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको कंसीडर नहीं करता। मैं उनको बाद औक़ात अपने ग्रुप पे भी ऐड कर लेता हूँ, लेकिन मैं असल फैक्ट्स उनके बताऊंगा जिन लोगों ने मुझे बाकायदगी से पे किया और ज्वाइन किया, और पे करके मुझे मेरी खिदमात हासिल की। उनमें से तकरीबन 30 या 31 लोगों में से 19 लोग जो है वो रिकमेंड होते हैं, और बाकी जो है वो 11 जो है वो नॉट रिकमेंड है। फेल एक भी शख्स नहीं है, यानी फेलियर की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पढ़ने वालों में से एक भी शख्स फेल नहीं हुआ। मेल कैंडिडेट्स में मेरे पास एक शख्स फेल हुआ था 44 मार्क्स के साथ, जिसकी मैंने रीजन ये बताई थी कि उसके पास बहुत कम टाइम था मुझे ज्वाइन करने के बाद, हार्डली कोई 10 दिन होंगे। और ये सबसे बड़ा फ्लॉ है उन कैंडिडेट्स का, जो पूरा रिटर्न की इम्तिहान के बाद इधर उधर फिरते रहते हैं, और जब जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आता है और वो फौरन से जो है वो उनको लगता है कि उनको जो है वो जरूरत पड़ी है, तो वो 10-15 दिन में तो डेफिनेटली इतनी डिफिकल्ट तैयारी जो है वो नहीं होती। अब हमारे साथ शीज़ा रहमीन मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे उनकी तैयारी का स्ट्रेटजी क्या है और वो क्या समझती हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की, और क्या उनके पास प्लस पॉइंट था, उनके वीक पॉइंट वगैरह क्या थे, किस तरह से रहा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा फेल कैंडिडेट्स के बारे में। फेल कैंडिडेट्स, उनकी एक थोड़ा सा नफ्सियात जो अगर हम देखें ना, तो वो बहुत ही एक तो लाइट लेते हैं चीज़ों को, और बहुत ही कैजुअल तरीके से डील करते हैं, और बहुत ही नॉर्मल अंदाज में जो है वो बात करते हैं। और उनको उनको जो है ना वो कोई एक नजर आता है कि उन्होंने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो कोई फायदा नहीं उठाया। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि रिटर्न के फौरन बाद से तैयारी शुरू करें। इंतजार मत करें कि भाई रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। और जब से आपको पता लगे कि आप कुछ पासिंग एरिया में आ रहे हैं, 44 प्लस आपके आ रहे हैं, मेरिट में अंदर आ रहे हैं, तो आप फौरन से तैयारी अपनी शुरू कर दें। हम
शीजा रेमीन से जो है वो बात करते हैं अब कि उनकी क्या व्यूज हैं। जी शीजा, आप बताएं कि आपने कितना टाइम था आपके पास तैयारी के लिए? I almost got 3 to 4 months, sir, for preparation. ठीक है, 3 to 4 मंथ्स आपके पास तैयारी के लिए थे। क्या आपने सोच के तैयारी करना शुरू कर दी? आपको श्योर थी कि यू वर श्योर कि भाई डेफिनेटली आप विल बी इन द सिलेक्शन ऑफ दैट रिटन कैंडिडेट्स के वो पास जो हो जाएंगे उनमें होंगी आप? जी सर, बिल्कुल मुझे इस बात की श्योरिटी थी कि मैं रिटन टेस्ट में जो है 50+ स्कोर करूंगी। तो इस वजह से मैंने अपनी स्टार्ट कर दी ठीक है, थी इंटरव्यू आपने की आपने तैयारी स्ट्रेटेजी विद स्टार्ट कर ली थी, आपने सोचा 50 प्लस होंगे। आपने आपने किस की से चेक किया था? आपने कुछ चीज की चेक की? अगर मेरी की से चेक किया था, क्या मेरी की से कितने ज्यादा या कितने कम नंबर आए? सर, आपके के अगर अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो चेक किया था उस हिसाब से मेरे आ रहे थे 53 to 55। ठीक है। तो मैं ये स्कोर करी थी। जबकि जो मैंने खुद अंदाजा लगाया था वो 56 to 57 का था, एंड आई स्कोर 56.5। चलिए ठीक है, यानी आपने जो अंदाजा लगाया वो उसके मुताबिक था, मैंने थोड़े से कम नंबर आपके की के मुताबिक यानी बना दिए थे। अच्छा मुझे ये बताइए, तैयारी के लिए आपने क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? कैसे आप पढ़ती थी, किस टाइम पढ़ती थी, कितना टाइम लगाती थी? क्योंकि डेफिनेटली आपने मुझे रिटर्न के फौरन बाद ज्वाइन किया, तो कितना टाइम स्टडी करती थी आप? जी सर। मैं ऑलमोस्ट 10 आवर्स पर डे मैंने जो है अपने इंटरव्यू को दिया। और जो स्ट्रेटजी मेरी वो ये थी कि मैं जो भी चीज़ पहले पढ़ती थी उसको मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करती थी, क्योंकि इंटरव्यू में ये होता है कि आपने बोलना होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो मेरा फोकस जो है वो प्रैक्टिस पे भी इतना ही था जितना कि पढ़ने पे था। तो मैं मतलब नॉलेज के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी मैंने की। और सेकेंडली ये कि जो मैंने एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन किया था, तो आपकी स्ट्रेटजी को भी मैंने साथ साथ फॉलो किया। आप ग्रुप्स में पूछा करते थे क्वेश्चंस, और हर एक को मतलब एवरीवन वाज सपोज्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट में तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है वो इसको कंट्रोल करती जाऊंगी अपनी स्टैमरिंग को। क्योंकि स्टार्ट में मैं सिर्फ 3 मिनट का आंसर भी अगर मैंने रिकॉर्ड करना होता था तो मुझे तकरीबन घंटा उसको रिकॉर्ड करने में लग जाता था विदाउट स्टैमरिंग। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे पता था कि मेरा वीक पॉइंट है। तो मैंने उसको ओवरकम करने के लिए जितनी मुझसे प्रैक्टिस हो सकती थी मैंने उतनी की है। ठीक है। ठीक है। एंड जी जी, बोलें बोलें बोलें। और इसके बाद सर जो इंटरव्यू सेशंस जो हुए, तो मेरा एक फियर था कि जब पैनल क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसको कैसे आंसर करना होता है। तो जो इंटरव्यू सेशन मैंने आपसे 6 सेशन जो हुए थे हमारे, तो उसमें भी बहुत हेल्प हुई आंसर करने में, और मेरी फ्लुएंसी और जो एक मेरा फियर था इंटरव्यू का, तो वो बहुत कम हो गया था। ग्रुप मॉक भी हमने लिए थे, ग्रुप मॉक का भी एडवांटेज हुआ यस। डेफिनेटली। यस। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या बी फ्रैंक बी ऑनेस्ट, क्या आपने मैंने जो मटेरियल दिया उसके अलावा भी कोई हिस्ट्री की कोई बुक को हाथ लगाया, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी उसके? आप बता सकती हैं मतलब मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज दी और पास्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज दी, लेक्चर्स भी थे, और ये क्या इसके अलावा क्या आपने एक्स्ट्रा लेंथ पर जाके स्टडी की? क्योंकि आपके लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई नो ऑलरेडी मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज है लिंग्विस्टिक्स पर, लेकिन एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस एस्पेक्ट से कि आपने क्या एक्स्ट्रा लेंथ पे कुछ और भी स्टडी किया? सर, ये बात मैं कहना चाहूंगी कि योर इंटरव्यू मटेरियल वाज इनफ, मोर देन इनफ। तो उसको पढ़ने के बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है ना, मतलब किसी और सोर्स को यूज़ करने की। लेकिन एक बात ये है कि मैंने जॉर्ज यूल की बुक जो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज वो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। तो उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपके उसमें भी मौजूद थे, तो मैंने एक दफ़ा उसको भी जो है गो थ्रू कर लिया था, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। तो मोस्टली मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो थे वो उसी में से पूछे गए थे, और आपके इंटरव्यू फाइल्स में भी वो सब क्वेश्चंस मौजूद थे। तो बहुत मतलब इसके अलावा मुझे हिस्ट्री लिटरेचर के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी, और ठीक है। जो यस। सही है सही है सही है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताइए कि इंट्रोडक्शन पे आपने कितना टाइम लगाया, कितना कितनी देर अपने इंट्रोडक्शन में बताई आपने बात, और टोटल टाइम भी अपना इंटरव्यू का बताएं कितना रहा आपका? मेरा इंटरव्यू का टोटल टाइम जो होगा वो 8 to 10 मिनट लास्ट किया होगा मैक्सिमम।
और इंट्रोडक्शन मैंने अपना बहुत ही ब्रीफ ब्रीफ रखा था। मैंने ज्यादा कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश नहीं की कि मैं कुछ ज्यादा इनहेंस करके बताऊं अपनी जो है अचीवमेंट्स को या इस तरह से। बस सिंपली मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपना सिटी इंट्रोड्यूस कराया, फादर नेम बताया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी अचीवमेंट्स बताई। और इतना ही कुछ था, इससे ज्यादा मैंने ये बताने की कोशिश नहीं की कि मेरा फेवरेट एरिया ये है, या मेरा फेवरेट जॉनरा ये है, या मैंने ये नॉवल पढ़ा हुआ है। इस तरह से इस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या इंटरव्यू का कोई फेयर था आपको, कोई किसी तरह से जब आप अंदर जा रही थी, कोई डर या कोई इस तरह से आपने बताया कि आप आपके पास मेडल है या कुछ इस तरह की कोई अचीवमेंट वगैरह? यस सर, व्हेन आई एंटर्ड द रूम एंड व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैंने जो है बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में भी थर्ड पोजीशन ली थी, एंड देन इन यूनिवर्सिटी मैंने थर्ड पोजीशन सिक्योर की थी। तो वो चेयरपर्सन जो है वो बड़ा इंस्पायर हुए थे इसको मतलब देखकर। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही मुझसे यही पूछा था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ हाई अचीवर। तो डिसएडवांटेजेस इस ऑफ बीइंग, क्वेश्चन ठीक है। से मतलब मुझे अंदाजा। यस। ठीक है, क्या अंदाजा हुआ आपको इस क्वेश्चन से? मुझे लगा कि मतलब उन्होंने इस पे फोकस किया है कि एक हाई अचीवर है, तो इंस्पायर होके तो जाहिर सी बात उन्होंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया मुझसे। ठीक हो गया, सही है। इस सारे प्रोसेस में डेफिनेटली एक लंबा टाइम पीरियड था। नवंबर में ऐड आया और फिर काफी अरसा एक टाइम इसमें डेफिनेटली काफी मसाइल होते हैं खवातीन को। आप कैसे इस अरसे में अपने आप को मोटिवेट किए रखा आपने अपने आप को? मैंने ये सोचा हुआ था कि एट द एंड जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। अभी जो भी चीज मतलब होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो उनका एक साइड पे किया हुआ था। मैं उनको इतना वो मतलब हावी नहीं करती थी अपने ऊपर। मेरा जो सारा फोकस था वो मेरी स्टडीज पे था। ऑब्वियसली जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो तो प्रॉब्लम्स जो हैं खुद ब खुद थोड़ी सॉर्ट आउट होना शुरू हो ही जाती हैं। तो इतना ज्यादा मैंने उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं किया, और मेरे जो प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो हमेशा मेरा जो है वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू ही था। ठीक है, आपने बताया कि आप 10 घंटे स्टडी करती थी। 10 घंटे, ऐसे ही यस। है? अच्छा, अब यस मुझे सर। एक और बात बताएं, क्या आपकी तालीम एमफिल है? नहीं नहीं, सर, मैंने नहीं है एमफिल ना, नहीं किया हुआ। एमफिल नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या एमफिल जरूरी है इस जॉब के लिए, या क्या ये असर डालता है रिकमेंडेशन पर? आपको क्या लगता है? मेरे नजदीक नहीं डालता। मुझसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ somebody ask me, I would say that do not go for MPhil if you're going for the lectureship, because I suggest for all of the candidates who pursue MPhil that it is particularly reserved for the academic field, and if you are already in the academic field, go for the MPhil. आप क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या इससे कोई इन्फ्लुएंस होता है, और डू द पैनलिस्ट गेट इन्फ्लुएंस if you come with the flying colors of MPhil or etc or these kind of degrees? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि एमफिल एज सच कोई इम्पैक्ट डालता है इस सिलेक्शन में या रिकमेंडेशन में। बहुत सारे मतलब ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एमफिल के साथ थे, तो वो रिकमेंड नहीं हो सके। ठीक है, और मतलब जब एक मास्टर्स लेवल का कर सकते हैं तो फिर मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एमफिल ना करें। इफ यू वांट टू डू तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है इस अब हमारे पास लेक्चरशिप के आप लिए। मेरिट 3 पे आपका MA है, मेरिट 19 पर एनो जहरा है, वो MPhil हैं। फिर उसके अलावा मेरिट 31 पर अक्सा हैं, 30 पर मुस्तबशरा हैं, और वो सारे MA हैं। एक MPhil परसू कर रही हैं मेरिट 31 पर। और फिर इसके अलावा मेरिट 56 पर सायरा जरी हैं, वो भी MA हैं। इसके अलावा और भी बहुत 79 पर आयशा, 59 पर अमन, ये सब लोग MA हैं। तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई असर डालता है, कि जो कैंडिडेट की जो एबिलिटी है वो असर डालती है कि वो कितने तरीके से जो है वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो जी फेल हो गए हैं कैंडिडेट्स, वो फेल हो गए हैं मतलब 45, 43 या 44, जी आपको सर। क्या लगता है कि इतना टाइम पीरियड मिलने के बावजूद क्या फेल होने की गुंजाइश बचती है किसी के पास? नहीं सर, बहुत ज्यादा गैप था जो है इंटरव्यू में और रिटर्न के रिजल्ट में और इंटरव्यू के रिजल्ट में। तो इतने में अगर कोई भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40+ लेके इंटरव्यू में हाई स्कोर किया 84, जी और वो जी जी जी, रिकमेंड बिल्कुल रिकमेंड हुए हैं, रिकमेंड हुए हैं, इसमें कोई शक वो नहीं रिकमेंड हुए हैं। जी। तो मतलब उन्होंने एफर्ट की, इस टाइम को अवेल किया, ना कि ये सोच रहे पता नहीं हम पास, देखा हम पास होंगे तो हमारे बेनिफिट में ही रहेगा, अगर अब ना सही तो आगे तो काम
नॉलेज। तो अपने आप को मोटिवेट रखना कि एक तो होपफुल रहे हमेशा कि हर चीज जो है वो अच्छी ही, इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते 3 महीनों में तो वो सफिशिएंट थे प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट तैयारी। इंटरव्यू की। Yes. अच्छा, एक और बात मुझे ये बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि जॉब्स आएंगी तो तैयारी करेंगे। क्या आपने भी जॉब का इंतजार किया या आप पहले से लगी हुई थी तैयारी पे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही थी। जब जॉब आती है तो ये होता है, एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप अपनी तैयारी ज्यादा तेज कर देते हैं। ये नहीं होता कि आप बैठे रहें एडवर्टाइजमेंट के इंतजार में और तभी सब कुछ स्टार्ट करें। और ये हमेशा जरूरी भी नहीं होता कि आपको 6 मंथ रिटर्न में आपको मिल जाए टाइम, और टाइम मिल जाए। इंटरव्यू में आपको 3 मंथ्स मिल जाए। ये हमेशा नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं तो होता। ठीक है। बेहतर ये कि जी बिल्कुल, बेहतर यही है कि मतलब अपनी इस तैयारी पहले से ही रखें। ये आपके सामने लिंग्विस्टिक शीज़ा रहीमीन का सारा आ गया, बहुत एक डिफिकल्ट और लिंग्विस्टिक्स बेस्ड था। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बीएस लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर है, मिक्स है, हाइब्रिड है, क्या आपकी डिग्री क्या है? एमए की है, आपने बीए किया था, वो मुझे बताएं जरा। सर बीएस लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिक्स था। लैंग्वेज लिटरेचर, बीजेडयू से। यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप तैयारी के हवाले से लोगों को? क्या उनको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से वो पढ़ें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा होपफुल रहें कि जो होगा बेहतर ही होगा आपके ठीक है। लिए। और आपकी मेहनत होती है ना, वो कभी रायगा नहीं जाती। सोच के मेहनत ना करना कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो ये तो बिल्कुल ही फजूल सी बात है ना। एक आप सोचें कि अगर आपने मेहनत कर लिया और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आप अपने आगे इस चीज को रख के जो है अपना तैयारी करें और बहुत अच्छी करें बस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम इतना आवर्स तो पढ़ ही नहीं सकते ना। तो मुझे 10 आवर्स इसलिए लगे कि मेरी जो है फ्लुएंसी बहुत कम थी, और तो मैं स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस किया करती थी बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 5 आवर्स में वो कुछ कर सकते हैं जो मैंने 10 आवर्स में किया। हम्म। इसी तरह अगर आप अपना टाइम सेट कर लें तो एबिलिटी किसी की भी कम नहीं होती है। ये नहीं होता कि जो हाई अचीवर है उसके पास कोई बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं। सबके पास एक ही चीज होती है, बस आपने यूटिलाइज उसको किस तरह करना है। ये थोड़ा जो है मैनेजमेंट जो उसका अच्छा, फर्क जब आ जाता है। आपका इंटरव्यू हुआ था, यू आर वेरी हैप्पी? जब कमरे से बाहर निकली, आप सेटिस्फाइड थी कि अपनी परफॉर्मेंस से? यस सर, आई वाज सेटिस्फाइड एट द टाइम ओके, जब मैं नंबर 2, इंटरव्यू जब से आपसे मेरी बात हुई थी इंटरव्यू के बाद, तो मैंने ये कहा था कि आपके कम से कम उनको 75 76 इतने नंबर देने चाहिए आइडियली। जी सर। और लेकिन आपके माशाल्लाह से 84 मार्क्स आए हैं। यस सर। आपके नजदीक क्या टाइमिंग मैटर करती है इंटरव्यू की? टाइमिंग के 35 मिनट, 33 मिनट, 32 मिनट, 28 मिनट, 25 मिनट? नहीं सर, ये टाइमिंग तो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। ठीक जिसका है। आप ज्यादा टाइम पे हुआ हो, ज्यादा टाइम लिया हो पैनल ने, तो जरूरी नहीं है कि वो रिकमेंड हो जाए, या जिसका कम लिया हो तो वो फेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेरा टाइम बहुत शॉर्ट था और मैंने बहुत ही प्रिसाइज आंसर दिया। मैंने अपने आंसर्स को घुमाने की कोशिश नहीं की कि मैं उसको गुड। काफी लेंथी करने के लिए इधर उधर बात को घुमा फिरा लूं। तो सही है। मतलब एक लिंग्विस्टिक्स मुझसे पूछी गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिनको मैं एक्सपेंड कर भी नहीं सकती थी, और करने भी नहीं चाहिए। जब मतलब जो आपसे पूछा जाए मेरे ख्याल से आप वही बताएं तो इट उसी विल का बी आंसर करना सफिशिएंट है। अपने आप से। Yes, जी सर। ठीक है। ठीक है शिजा रमीन, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और अपना कीमती वक्त दिया। अब हम जरा फेलियर के बारे में इस वीडियो में अपनी बात करते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो फेल हो रहे हैं, या कम नंबर आ रहे हैं, या नॉट रिकमेंडेशन हो रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी देखे जिनके अच्छे इंटरव्यूज है कंपैरेटिवली। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि उनको 56 या 54 मिलेंगे, लेकिन वो 54 या 56 में हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है, उनको रीएवैल्यूएट और उनको री जो है वो एनालाइज करने की जरूरत है। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने इंटरव्यू में जाकर, अगर चाहे वो अच्छे से प्रिपेयर था, लेकिन इंटरव्यू में जाके वो परफॉर्मेंस अपनी दे ही नहीं पाया। तो अब इसको भी देखने की जरूरत है कि क्या एक ऐसा वजह बना, वो खौफ आ गया उसको, या डर गई है, जो भी है, जो है, बहरहाल इसमें काफी चीजें जो है वो आती हैं। जो पॉसिबल रीजंस मुझे इस दफा नजर आए मेल कैंडिडेट के, तो मैं पहले बता चुका था। फीमेल में जो नजर आए, एक जो मुझे नजर आया वो है आर्गुमेंटेशन, काउंटर आर्गुमेंटेशन। आपसे वो आर्गुमेंट करें और आप काउंटर आर्गुमेंट में उनका जवाब तोड़ने की कोशिश करें। तो इससे अवॉइड करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत कम मार्क्स में लेते हुए देखा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इंटरव्यू वाज गुड। दूसरी बात जो मुझे नजर आई
कि अगर आपसे कोई सवाल आपको लगे आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो यू शुड सिंपली अपोलोजाइज इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एडमेंट एट योर स्टांस। अपने पॉइंट पे खड़े रहने के बजाय आप उसको फौरन से अपोलोजाइज करें, फॉल बैक एंड यू कैन सिंपली से अपोलोजाइज। और बजाय के आर्गुमेंट देंगे ऐसे ही होता है, नो यू शुड नॉट डू दिस। तो ये तमाम स्ट्रेटेजी है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज नहीं देना बहुत बड़ा फ्लॉ है आपका। आप बगैर प्रैक्टिस के कैसे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और आपने इतना लाइट कैसे ले लिया इसको। फेल कैंडिडेट्स तो फेल तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो समझता हूँ फेल कैंडिडेट्स को फेल होना ही नहीं चाहिए था। नॉट रिकमेंड हो रहा कोई अलग बात है, नॉट रिकमेंड होना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। आज आप नॉट रिकमेंड है, आप अगली दफा रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप डेफिनेटली आपके पास टाइम था, उतना आपके पास तैयारी थी। स्पेशली इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, रिटर्न में तो चूंकि चले बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी। कुछ मजीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, और अगर मजीद किसी भी तरह की लिटरेरी वीडियो जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी तरह का मुश्किल लिटरेरी क्वेश्चन जानने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन रिटर्न का हर वक्त ऑन होता है, किसी भी टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।